अगर मैं आपसे कहूं, जिस तरह से आप वोट देते हैं, जिन उम्मीदवारों को चुनते हैं और यहां तक कि उन्हें अस्वीकार करने का विकल्प रखते हैं, यह सिर्फ 10 सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों की वजह से हुआ है। सारे चुनावी सुधार, हाँ, हमारा लोकतंत्र सिर्फ संविधान सभा या संसद में नहीं बना है, इसे कोर्ट रूम में भी आकार दिया गया है, संवारा गया है और सुरक्षित किया गया है। एक एक केस, एक एक फैसला अहम है। आज हम 7 दशकों की कानूनी यात्रा पर चलेंगे और जानेंगे 10 ऐसे ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिन्होंने आपको वोट को और शक्तिशाली बनाया है, आपके मताधिकार को और शक्तिशाली बनाया है, आपके विकल्प को पारदर्शी किया है और आपके लोकतंत्र को जवाबदेह बनाया है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हमारी सूची का आखिरी केस भारत के लोकतंत्र के सामने आज की सबसे बड़ी चुनौती को छूता है। मेरा नाम आशीष जैन है और हम दून लॉ मेंटर के संस्थापक हैं, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको पता भी है कि चुनाव जो हैं वो लोकतंत्र की धड़कन है, और आपको पता है कि कुछ समय बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन धड़कन तभी काम करती है, चुनाव हमारी लोकतंत्र की धड़कन है, लेकिन वो धड़कन तभी काम करती है जब वह नियमित हो, निष्पक्ष हो और स्वस्थ हो। भारतीय संविधान कहता है कि अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग के अधिकार ताकि चुनाव स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, इसके बारे में बात करता है। दूसरा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 किस बारे में बात करता है? वो बात करता है मतदाता सूची के बारे में, उसके रिवीजन के बारे में। जैसे अभी बिहार में और वेस्ट बंगाल में चला हुआ है मतदाता सूची गहन जांच पुनरीक्षण, जिसको हम वोटर लिस्ट सर के नाम से जान रहे हैं आज के डेट में बिहार के रेफरेंस में। ठीक है, तो वो काम, उसके बारे में ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 बात करता है। और 51 मतदाता सूची, योग्यता, अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराधों का ढांचा, ये 2 कानून मिलकर तैयार करते हैं। लेकिन समय के साथ कमजोरियां, राजनीतिक दखल और अपराधीकरण इस प्रक्रिया में घुस गए। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, संविधान की व्याख्या करते हुए, गलत प्रथाओं को खत्म करते हुए और नए सुरक्षा उपाय लागू करते हुए। तो चलिए अपने एक एक करके इन महत्वपूर्ण फैसलों को समझते हैं, उसमें क्या कहा गया और किस तरीके से वो आपके और मेरे मतदान के अधिकार पर असर डालता है। तो जो सबसे पहला केस है वो है एनपी पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर 1952 सर्वोच्च न्यायालय। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि चुनाव प्रक्रिया एक लगातार चलने वाली श्रृंखला है, अधिसूचना से लेकर नतीजों की घोषणा तक, जिसे बीच में अदालत रोक नहीं सकती है। कि मतलब जिस समय चुनाव एक बार की अधिसूचना जारी हो जाए और चुनाव के नतीजों तक जो न्यायपालिका है इसमें दखल नहीं करेगी। दूसरा, अदालतें केवल चुनाव पूरा होने के बाद ही हस्तक्षेप करती है। ये बात ध्यान रखिएगा इस केस के अंदर। एक बार अगर किसी भी चुनाव की अगर अधिसूचना जारी हो गई तो न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा। कब तक? फैसला आने तक। फैसला आने के बाद ही, चुनाव पूरा होने के बाद ही न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। ये बात एनपी पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर कही गई। और चुनाव को चुनौती देने का इस केस के अंदर एकमात्र तरीका बताया, वो बताया चुनावी याचिका, और वो भी नतीजों के बाद ही दायर हो सकेगी। प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव है, बार बार अदालतों के आदेशों से चुनाव रुकने की संभावना खत्म हो गई। दूसरा, चुनाव आयोग की आधिकारिकता और मजबूत हुई। और तीसरा, समय पर चुनाव संपन्न होना सुनिश्चित हुआ, जो शासन की स्थिरता के लिए जरूरी था। दूसरा अहम केस है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण 1975 सर्वोच्च न्यायालय।
क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। वो ये दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान के मौलिक ढांचे का हिस्सा माना गया। दूसरा, संसद अपने संशोधन अधिकार का प्रयोग करके चुनावी निष्पक्षता को कभी भी खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसलिए कभी भी संसद पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाके इस चुनावी निष्पक्षता और चुनावी सशक्तता को, स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकती। तीसरा, न्यायिक समीक्षा चुनावी लोकतंत्र की अनिवार्य सुरक्षा है। यह बात भी सर्वोच्च न्यायालय ने कही। अब इस केस के फैसले के क्या प्रभाव रहे? इस फैसले के जो प्रभाव थे, पहला यह था कि बहुमत का दुरुपयोग करके चुनावी परिणाम बदलने पर रोक लगी। दूसरा, चुनावी प्रक्रिया को कार्यपालिका और विधायिका के अतिक्रमण से बचाया गया। और तीसरा, मौलिक ढांचे की अवधारणा में यह निर्णय मील का पत्थर भी बना। अब बात करते हैं तीसरे अहम फैसले की सर्वोच्च न्यायालय की, और वो फैसला है लक्ष्मी शरण सेन बनाम AKM हासन उज्जामान 1985 सर्वोच्च न्यायालय। इस केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह था कि पहला, एक बार मतदाता सूची अंतिम हो जाने पर और चुनाव अधिसूचित होने के बाद चुनाव खत्म होने तक वह सूची स्थिर रहेगी। जैसे ही अगर मतदाता सूची अंतिम तैयारी जारी लिस्ट हो जाती है और चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो उसके बीच में ना वोटर जुड़ेंगे ना वोटर हटेंगे। दूसरा, इस दौरान नाम जोड़ने और हटाने का या संशोधन पर रोक लगा दिया गया मतदाता सूची के पर। और तीसरा, मतदाता सूची पर आपत्ति अधिसूचना से पहले ही करनी होगी। अगर मतदाता सूची के अंदर कोई भी एडिशन, वेरिएशन, नाम हटाने हैं, जोड़ने हैं या कुछ सुधार करने हैं, तो चुनाव की अधिसूचना से पहले ही करना होगा। ये इस फैसले का निर्णय था। और इस फैसले के क्या प्रभाव रहे हमारे लोकतंत्र पर? पहला, आखिरी समय में मतदाता सूची से जो छेड़छाड़ होती है उस पर रोक लगाई गई। दूसरा, चुनाव प्रक्रिया में निश्चितता और स्थिरता आई। और तीसरा, मतदाताओं में भ्रम की स्थिति खत्म हुई। अब चलते हैं हम अपने चौथे फैसले की तरफ। जो केस है वो है भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 सर्वोच्च न्यायालय। इस फैसले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अहम निर्णय देते हुए ये कहा कि मतदाता का जानने का अधिकार है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड A के तहत मौलिक अधिकार है, मतदाता का जानने का अधिकार। दूसरा, उम्मीदवारों को अपने बारे में खुलासा करना होगा। किस किस बारे में? क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, और संपत्ति और क्या देनदारियां हैं। तीसरा, यह जानकारी मतदान से पहले ही सार्वजनिक की जाएगी। इस फैसले के क्या प्रभाव हैं? पहला, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जनता के सामने आई। दूसरा, मतदाताओं को सूचित निर्णय लेने का अवसर मिला। तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनावी अधिकारों के साथ जोड़ा गया। अब हम अपने अगले फैसले की तरफ चलते हैं, पांचवा अहम फैसला, और वो है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2003 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मतदाता का जो जानने का अधिकार है वो गैर प्रक्राम्य है, और उसी के साथ साथ संसद द्वारा खुलासे की शर्तों को कमजोर करने की कोशिश को भी इस फैसले के अंदर रद्द किया गया और चुनावी पारदर्शिता को संवैधानिक आवश्यकता माना। प्रभाव क्या है? पारदर्शिता पर ADR के फैसले को और मजबूती मिली, और दूसरा, सुधारों के पीछे जाने का रास्ता बंद हुआ कि मतलब अगर एक कोई चुनावी सुधार हो गया तो हम उसे हटा नहीं सकते। तीसरा, नागरिक समाज की निगरानी भूमिका और मजबूत हुई। इसके बाद हम अब 5 फैसले हो गए हैं। आप अभी तक मुझे बताइए कि इन 5 फैसलों में से आपको सबसे क्रांतिकारी फैसला कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और ये सेशन अभी तक आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने छठे फैसले की तरफ, कुलदीप नायर बनाम भारत संघ 2006 सर्वोच्च न्यायालय। इस केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यसभा चुनाव में
ओपन बैलेट सिस्टम को बरकरार रखा गया। दूसरा, हर चुनाव में गोपनीयता पूर्ण सिद्धांत नहीं है, कुछ में पारदर्शिता लोकतंत्र को मजबूत करती है। ओपन बैलेट सिस्टम मतलब राज्यसभा चुनाव में कि कौन राज्यसभा चुनाव के अंदर जो भी वोट डाल रहा है एमपी एमएलए, वो किसको वोट दे रहा है ये सभी को पता चल जाएगा, मतलब इस तरीके की ये बात है। इसके रेफरेंस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हर चुनाव में गोपनीयता रखना जरूरी नहीं है, पूर्ण सिद्धांत नहीं है, कुछ में पारदर्शिता लोकतंत्र को और मजबूत करती है। और तीसरा, संसद को अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया तय करने का भी अधिकार है। अब बात करते हैं इस फैसले के क्या प्रभाव पड़े। इस फैसले से सबसे पहले राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग कम हुई। दूसरा, विधायकों की जवाबदेही अपनी पार्टी के प्रति बढ़ गई। तीसरा, अप्रत्यक्ष चुनावों में जनता का विश्वास बढ़ा। अब इसके बाद हम अपने अगले फैसले की तरफ चलते हैं और वो है लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 सुप्रीम कोर्ट। इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आरपीए 1951 है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 8 उपधारा 4 है वो रद्द की जाती है। जो सजायाफ्ता विधायकों को अपील के दौरान पद पर बने रहने की अनुमति देती थी वो रद्द की जाती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 उपधारा 4 रद्द की जाती है। वो दोषी विधायकों को अपील के दौरान पद पर बने रहने की अनुमति देती थी, इसलिए इस धारा को रद्द किया जाता है। इस फैसले के अंदर एक और निर्णय यह भी दिया गया कि 2 साल या उससे अधिक सजा पर तुरंत अयोग्यता होगी। और तीसरा, सजायाफ्ता प्रतिनिधियों को जारी रखने देना जनता के विश्वास को खत्म करता है। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने बोली। इस फैसले के क्या प्रभाव पड़े। पहला, अपराधी नेताओं के लिए कानूनी ढाल हटा दी गई। दूसरा, संसद और विधानसभा की विश्वसनीयता बढ़ी। और तीसरा, राजनीति में अपराधीकरण पर कड़ा संदेश गया। अब चलते हैं हम अपने 8वें फैसले की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, पीयूसीएल बनाम भारत संघ, जिसको हम नोटा जजमेंट के नाम से मिला, कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे किसी को वोट नहीं देना है, यह अधिकार इस फैसले से ही मिला। इस फैसले के अंदर कोर्ट ने यह निर्णय दिया, पहला, ईवीएम में नोटा नन ऑफ दी अबव का विकल्प जोड़ा गया। दूसरा, अस्वीकार करने का जो अधिकार है वो एक मतदाता का अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए का हिस्सा है। और तीसरा, नोटा को सूची के अंत में रखा जाएगा, जो ईवीएम मशीन होगी, जो लिस्ट होगी, उसमें सबसे नीचे नंबर पर रखा जाएगा। इस फैसले के क्या प्रभाव पड़े। इस फैसले का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि मतदाताओं को विरोध वोट का कानूनी तरीका मिला। दूसरा, पार्टियों पर बेहतर उम्मीदवार चुनने का दबाव बढ़ा। और तीसरा, चुनाव में भागीदारी भी बढ़ी। मुझे अगर कोई पसंद नहीं है, कम से कम मैं अपनी विरोध जता तो सकता हूं, नोटा क्लिक तो कर सकता हूं, ये चीज एक बढ़ी। अब बात करते हैं नवे फैसले की चुनावी सुधारों को लेकर, जो है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2019 सर्वोच्च न्यायालय। इस फैसले का निर्णय यह था, पहला, जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित हैं उन्हें पहली बात अपने हलफनामे में वो विवरण देना होगा कि कौन कौन से आपराधिक मामले उनके खिलाफ लंबित हैं। दूसरा, अखबार और टीवी पर 3 बार प्रकाशन भी करना होगा। अखबारों में और टीवी पर 3 बार बताना होगा, 3 बार पब्लिकेशन करना होगा कि हाँ भाई मेरे खिलाफ ये आपराधिक मामले लंबित हैं। और जो एक और निर्णय इस फैसले के अंदर दिया गया, चुनाव आयोग को अनुपालन जो है वो सुनिश्चित कराना होगा कि कोई भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भरने आ रहा है, चुनाव के लिए नामांकन भरने आ रहा है, तो उसके खिलाफ क्या क्या क्रिमिनल मामले हैं पेंडिंग, चुनाव आयोग को वो हलफनामा दर्ज करेगा। और चुनाव आयोग इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि जिन
आपराधिक मामलों की सूची, उसके पास लंबित मामलों की सूची आई है, उसके रेफरेंस में जो कंसर्न्ड उम्मीदवार है वो एक पब्लिकेशन करेगा उन सभी लंबित मामलों के जो उसके खिलाफ है, किसके कहां पर, टीवी पर और अखबारों में, ताकि जो मतदाता है वो एक सोच समझकर बढ़िया डिसीजन ले सके कि भाई हमें इस कैंडिडेट को वोट देना है या नहीं देना है। इस फैसले के क्या प्रभाव हुए? पहला, जनता को उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की जानकारी मिली। दूसरा, पार्टियों पर दबाव पड़ा कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट ना दे। तीसरा, भविष्य में गंभीर आरोपों पर पहले से अयोग्यता कानून का रास्ता भी साफ हो गया। अब चलते हैं हम अपने आज के अंतिम फैसले की तरफ, चुनावी सुधारों पर। वो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ 2024। बहुत महत्वपूर्ण और मैं ये बोलूंगा कि पिछले 5 सालों का सबसे क्रांतिकारी चुनाव सुधार। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड केस 2024, एडीआर बनाम भारत संघ। इस फैसले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, उसको असंवैधानिक करार किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इस एडीआर बनाम भारत संघ चुनावी बॉन्ड वाले फैसले के ऊपर आपके इसी चैनल पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी। आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। और दूसरा जो अहम हिस्सा था इस फैसले का वो ये था कि असीमित और गुमनाम राजनीतिक चंदे पारदर्शिता सिद्धांत का उल्लंघन है, यह बात भी सर्वोच्च न्यायालय ने बोली। और तीसरा, पुराने संविधान का खुलासा करने का भी आदेश दिया। एसबीआई एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चलाए हुए था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इस फैसले के क्या प्रभाव पड़े? पहला, साफ राजनीतिक फंडिंग की दिशा में एक कदम बढ़ा। दूसरा, वोटरों को राजनीति में पैसे के स्रोत जानने का अधिकार मिला। और तीसरा, चुनावों में राज्य फंडिंग और दान की सीमा तय करने के लिए भी रास्ता साफ हुआ। इसी के साथ जो हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण निर्णय चुनावों सुधार के थे वो पूरे होते हैं। अब मेरा आपसे एक अहम सवाल है, इन 10 में से कौन सा फैसला आपको लगता है कि भारतीय चुनावों में सबसे बड़ा बदलाव लाया? कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर हम सबको जोड़े, एक विश्लेषण करते हैं इन सभी 10 फैसलों का, ईयर वाइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। 1952 और 1985 के फैसले चुनाव को बाधा मुक्त और समय पर कराने वाले बने, जबकि 1975 का फैसला आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की आत्मा बचाने वाला बना। और 2002 से लेकर 2003 के फैसलों ने उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि में पारदर्शिता लाई, जबकि 2006 से लेकर 2013 लिली थॉमस जैसे जजमेंट्स ने राजनीति में अपराधीकरण पर प्रहार किया। और 2013 का नोटा जजमेंट ने विरोध वोट का विकल्प दिया। और 2018 और 2024 का लेटेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट ने राजनीति में पैसों के खेल को चुनौती दी। ये सभी मिलकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आदर्श को एक लागू होने वाली वास्तविकता बनाते हैं। तो अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। चुनावी सुधार सिर्फ एक बार का काम नहीं है। देख पा रहे होंगे कि 10 फैसले कितने बड़े बड़े 1952 से शुरू हो गए थे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यह हमेशा राजनीति, कानून और जनहित के बीच खींचतान रहती है। ये 10 फैसले साबित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक सुरक्षा है। जब कानून कमजोर पड़ते हैं तब यह कदम बढ़ाकर सभी को याद दिलाता है कि सत्ता किसकी है? जनता की है, आम जनता की है। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा, मददगार लगा, पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें से हर एक केस आपके वैसे भी, क्योंकि आप जनतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आपको जानना भी जरूरी है, और न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कमेंट में लिख के हमें जरूर बताइएगा कि अगर आप एक और चुनावी सुधार जोड़ सकते हैं तो वो क्या होगा,
ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण विश्लेषण पर बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।